आज हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी के एक नया चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर के अंदर मेनली पॉल्यूशन पर ही बात होनी। डेफिनेशन पॉल्यूशन की आप 9th से सुनते आ रहे हैं कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, सॉइल इज नोन एज पॉल्यूशन एंड द सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब एनसीईआरटी में कुछ डेट्स दे रखी हैं जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट पास हुए थे उनसे रिलेटेड, तो इन्हें शुरुआत में याद कर लेते हैं जिससे कि आगे आप उन पर गड़बड़ी ना करें। जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास हुआ था 1974 में, आपको डेट याद होनी चाहिए। इसके अलावा एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास हुआ था 1981 में, 81 में। बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें नॉइस पॉल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया 1987 में। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये पास हुआ था 1986 में। मैं तीनों लिखकर बताता हूँ। तो कुछ एक्ट की डेट आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये पास हुआ था 1974 में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास हुआ था 1981। बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें नॉइस पॉल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया इन 1987। ये सवाल भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपको याद करना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये पास हुआ 1986। ठीक है, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि पॉल्यूशन के लिए मेनली कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो आपको आंसर लगाना है ह्यूमन बीइंग, यानी कि मैन वहाँ ऑप्शन में दे रखा होता है। तो अगर पूछा जाता है कि मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन, तो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन में मैन दे रखा होता, मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसके अलावा सवाल ये पूछा जाता है कि पॉल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, पॉल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, और आपको वहां पर ऑप्शन दे रखा होगा, सारे ही ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे। जैसे वहां दे रखा होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। तो जो सबसे बड़ी वजह रही है पॉल्यूशन की अब तक वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉल्यूशन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा सवाल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पॉल्यूशन का इफेक्ट सबसे पहले कहाँ नजर आता है, तो इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन सबसे पहले नजर आता है उस जगह के पेड़ पौधों पर, यानी कि नेचुरल फ्लोरा ऑफ अ प्लेस। नेचुरल फ्लोरा नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा वेजिटेशन ऑफ दैट प्लेस। तो नेचुरल फ्लोरा या फिर वेजिटेशन ऑफ दैट प्लेस। ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी बात लिखी हुई है कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट पर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर पर और ऑर्गेनिज्म पर, कि किसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो एनसीईआरटी इस लाइन से सवाल बन के आ सकता है कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, तो आपने वहां पर ऑप्शन दे रखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट पर, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे वो सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये बात बस इसीलिए बताई जा रही, कंपटीशन में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की एग्जाम्पल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, तो ये तो कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी कि जो सोर्स है कंबस्टन का, वहाँ से जो ऑक्साइड्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं। अब जब एटमॉस्फेयर में ये ऑक्साइड्स पहुँचते हैं और आपस में रिएक्शन करके नए नए कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का आपस में रिएक्शन करने के बाद जो नए कंपाउंड्स बनते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब कंपटीशन में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है,
तो आपको 2-3 नाम याद कर लेने, जैसे कि पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इस पर सवाल आ चुका है कई बार, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा ओजोन, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इससे सवाल आ चुका है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इन तीनों पर सवाल आ चुके हैं। तो असल में जिन पर सवाल आ रहे हैं बस हमें वही नाम याद करने। इसके अलावा एक सवाल कॉम्पिटिशन पूछा रहा है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट पर, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है। तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट में आपने एग्जांपल याद करनी है कार्बन डाइऑक्साइड। असल में कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन नॉर्मली इनको पॉल्यूटेंट कंसीडर नहीं किया जाता। ये पॉल्यूटेंट में तब कंसीडर किए जाते हैं जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मली नॉट कंसीडर एज अ पॉल्यूटेंट, लेकिन अगर इसकी एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तब इसे एज अ पॉल्यूटेंट कंसीडर किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट मतलब जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तब कहलाएगा पॉल्यूटेंट। तो इसमें एग्जाम्पल याद करनी है CO2, याद रहेगी इतनी बात, ठीक है ना। तो अब हम पहला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन के लिए जो पॉल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, गैसियस मटेरियल्स या गैसियस पॉल्यूटेंट और दूसरा पार्टिकुलेट मैटर। तो हम बात कर रहे हैं अब एयर पॉल्यूशन की। और एयर पॉल्यूशन के लिए जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक कहलाते हैं गैसियस मटेरियल्स या फिर गैसियस पॉल्यूटेंट्स, हमें गैसियस पॉल्यूटेंट्स के सवाल याद करने, और दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर, इनके सवाल याद करना है ना। तो बेसिकली टॉपिक से जो सवाल आ रहे हैं उसी को याद करने के लिए हम हेडिंग्स बना रहे हैं। गैसेस पॉल्यूटेंट्स में आपने एग्जाम्पल याद करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरी आपने एग्जाम्पल याद करनी है हाइड्रोकार्बन्स, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स या सिंपली हाइड्रोकार्बन्स, और इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। पार्टिकुलेट मैटर में आपने याद करना है एरोसोल्स, इसी से मेनली सवाल है। वैसे इसके अलावा इसमें आ जाएंगे स्मोक, इसमें आ जाएगा डस्ट, मिस्ट, स्पोर्स, ये सब, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड पहली बात तो अभी बात जानते हो, जब फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये जो ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट निकलता है उसमें 50% एमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। मेन एयर पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप सवाल पूछा था मेन एयर पॉल्यूटेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में 50% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी 200 से 300 गुना ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये हीमोग्लोबिन बहुत फास्ट बाइंड कर जाएगा। अब अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सीजन तो फिर बाइंड हो नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगे। इन सब पर सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, ये लीफ कर्लिंग करने लगता है। एक जनरल सवाल भी एनसीईआरटी बेस्ड बन सकता है सर पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, कि पॉल्यूटेंट्स प्लांट्स के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, और एनिमल्स पर इफेक्ट करते हैं। एनिमल्स ह्यूमन बीइंग पे तो रेस्पिरेटरी डिजीज होने लगेंगी। प्लांट्स के अंदर ही एयर पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स की यील्ड कम कर देते हैं, और इसके अलावा प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड के सवाल बताने थे, आपने इसमें पॉइंट याद ये रखना है कि जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से प्रोड्यूस होती कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये मेनली निकलता है ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट से। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का जो 50% एमिशन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अगर आप सवाल पूछा जाता है कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट, तो मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 से 300 गुना एफिनिटी ज़्यादा होती हीमोग्लोबिन के साथ, इसलिए हमारी बॉडी में जाने के बाद ये रिड्यूस कर देगा। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। याद रहेगी इतनी बात। इसके अलावा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन ये पूछा गया कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज, तो आपने आंसर लगाना था लीफ कर्लिंग, कॉजेज लीफ कर्लिंग, ठीक है ना। अगर एक जनरल सवाल पूछा जाता है कि मेन एयर पॉल्यूटेंट या मेजर एयर पॉल्यूटेंट, तो आपने आंसर लगाना है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि द मेजर एयर पॉल्यूटेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तब आपको आंसर लगाना था सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM। एक बार फिर से सुनिए, एक जनरल सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि मेन एयर पॉल्यूटेंट या मेजर एयर पॉल्यूटेंट, तब आपने आंसर लगाना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि द मेन एयर पॉल्यूटेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तब आपने आंसर लगाना है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हम इस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड पर आप सवाल याद कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही एसिड रेन होती है, मेनली क्लासिकल स्मोक बनता है, और एब्सेंस ऑफ लाइकेन इज एन इंडिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एमिशन। ठीक है ना। येलोइंग ऑफ ताजमहल आप बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। ताजमहल का येलो होने की वजह भी है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पॉल्यूशन, क्योंकि जो मार्बल है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन कर जाती है, मार्बल से बना हुआ ताजमहल, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एमिशन हो रहा है वहाँ ताजमहल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मथुरा ऑयल रिफाइनरी, उसकी वजह से। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलोइंग ऑफ ताजमहल। ये सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है कि येलोइंग ऑफ ताजमहल की वजह क्या है। तो येलोइंग ऑफ ताजमहल की वजह है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकल रही है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी से। ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इस पर भी सवाल आ चुका है। तो आपने आंसर लगाना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, या फिर ऑप्शन दे रखा होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है एसिड रेन, इसकी वजह से बनता है क्लासिकल स्मोक, हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से लाइकेंस भी गायब हो जाते हैं। आपने याद किया था सवाल, एब्सेंस ऑफ लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पॉल्यूशन। याद रहेगी इतनी बात आपको। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बाद क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मतलब बात हो रही मेनली मीथेन की। तो आपने याद करना है कि ये एग्रीकल्चर फील्ड से प्रोड्यूस होते हैं और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से भी रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में एक सवाल तो कंपटीशन ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड से मीथेन के अलावा और कौन सा गैसेस पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। आपने आंसर लगाना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एसिड रेन के लिए मेनली सल्फर डाइऑक्साइड गैस रेस्पॉन्सिबल होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो केमिकल कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इधर गैसेस पॉल्यूटेंट्स पे इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में एरोसोल्स है। एरोसोल से मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसके अलावा फ्लोरोकार्बन्स। तो जो सुपरसोनिक जेट्स हैं, जेट एरोप्लेन्स हैं, उनके अंदर जो फॉसिल फ्यूल, उनके अंदर जो फ्यूल यूज होता है उससे रिलीज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर फ्लोरोकार्बन्स। कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जाता है कि एरोसोल्स मींस, तो आपने ऑप्शन लगाना था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्लोरोकार्बन्स। या जेट एयरप्लेन से या सुपरसोनिक प्लेन से कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, अपना आंसर लगाना होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन। स्मोक आप जानते हैं, इससे कोई सवाल नहीं है। डस्ट और मिस्ट से सवाल ये है कि अगर पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है और वो सॉलिड है तो डस्ट कहलाता है, 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा और वो लिक्विड और मिस्ट कहलाता है। यहाँ से सिर्फ सवाल एरोसॉल से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे हम टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी स्मोक की। स्मोक से मतलब होता है कि जब कोहरा और धुआं आपस में मिल जाता है, फॉग प्लस स्मोक, तो उसे बोला जाता है स्मोक। अब स्मोक दो तरीके के होते हैं, कंपटीशन में दो तरीके के स्मोक पर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक और दूसरा होता है क्लासिकल स्मोक। सवाल सीधा पूछा जाता है बना कैसे होता है। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर होते हैं पान, पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट, ओजोन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पैन, O3 और NOx ये मिलकर बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन सल्फर H2S और SO2 इनसे मिलकर बनता है क्लासिकल स्मोक। मतलब क्लासिकल स्मोक मेन पॉल्यूटेंट यही है। फिर जो दिल्ली के अंदर आपने देखा हर साल पॉल्यूशन होता है, उसका इफेक्ट होता है कि यहाँ पर आप हमारे शहरों में भी हमारे गले में खराश होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, उल्टी सी आने लगती हैं। तो ये जो वॉमिटिंग की फीलिंग होने लगती है, आंखों में इरिटेशन, गले में खराश होने लगती है, वो क्लासिकल स्मोक की वजह से ही होती है। ये सवाल ही कॉम्पिटिशन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि जिन इलाकों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहाँ पर क्लासिकल स्मोक बनेगा, उस जगह तेज़ाबी बारिश भी होगी, है ना। तो इसलिए एक सवाल ही पूछा जाता है कि स्मोक एंड एसिड रेन आर एग्जाम्पल ऑफ, आपने आंसर लगा था रीजनल पॉल्यूशन। किसकी एग्जाम्पल है? रीजनल पॉल्यूशन की। एक दो सवाल एसिड रेन पर भी देख लेते हैं। एक ऐसी बारिश कि जिसमें पानी का pH 5.65 से कम हो, एक ऐसी बारिश जिसमें पानी का pH 5.65 से कम हो, उसे कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब इसकी वजह सल्फर डाइऑक्साइड गैस
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ जाके वाटर वेपर से रिएक्शन करेंगे, ये चेंज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, ये चेंज हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में। फिर ऐसी बारिश जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड मौजूद हो वो कहलाती है एसिड रेन, है ना। 65% एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसके अलावा 30% रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल, तो आपने आंसर लगाना है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक। अब हमें थोड़ा सा सीखना है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, स्क्रबर से और कैटालिटिक कन्वर्टर से। इनसे कुछ खास सवाल कॉम्पिटिशन में पूछे जा रहे हैं, वही हमें यहाँ पर सीखने हैं। तो टॉपिक है हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, स्क्रबर और कैटालिटिक कन्वर्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इस्तेमाल किए जाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए। ये सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। स्क्रबर यूज़ किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कैटालिटिक कन्वर्टर ये लगे होते हैं ऑटोमोबाइल्स, जहाँ से उनका धुआं निकाला होता है। हम इसके बारे में बात करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि पॉल्यूटेंट्स में आपने सुना था अभी कि गैसियस और पार्टिकुलेट मैटर में एयर पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड किया गया है। जितने भी सॉलिड और लिक्विड पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ये जो सॉलिड और लिक्विड पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनमें भी दो बातें हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ 10 माइक्रोन से कम होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज़ 10 माइक्रोन या उनसे ज़्यादा होता है। बहुत छोटा अगर पार्टिकल होगा तो वो ज़मीन पर गिरेगा ही नहीं, वो हवा में उड़ता रहेगा हफ्तों तक। ये कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और अगर पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा है, 10 माइक्रोन या उससे ज़्यादा है, तो ये भारी होने की वजह से एक दिन के अंदर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और एक कहलाते हैं सेट लेवल। अगर पार्टिकल थोड़े बड़े हैं तो ज़मीन पर बैठ जाएंगे, वो कहलाते हैं सेट लेवल। अगर पार्टिकल का साइज़ 10 माइक्रोन या उससे ज़्यादा है, ये हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं होते। जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, यानी जो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, 10 माइक्रोन से अगर छोटा है, वो कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये इतने छोटे होते हैं कि हफ्तों तक हवा में उड़ते रहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा होगा कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में भी हमारे लिए खतरनाक होते हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 माइक्रोन या फिर उससे भी कम होता है। 2.5 माइक्रोन या उससे कम साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे लंग्स में जाते हैं, डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं और उसकी वजह से कई सारी सांस की बीमारियां होती हैं। तो ये लाइन सीधे कॉम्पिटिशन में पूछी जा सकती है कि कौन से सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो कि सीधे लंग्स के अंदर डीप चले जाते हैं और काफ़ी सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। तो आप बताएंगे पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोन या फिर उससे कम। ठीक है। अब जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पर भी कोयला जलाया जाता है बिजली बनाने के लिए, उनकी चिमनी से जब धुआं निकलता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो उससे तो फिर होगा यह कि जिन इलाकों में थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत बीमारियाँ होने लगेंगी। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये मशीन सीधे चिमनी के ऊपर ही लगा दी जाती है। जब इनसे धुआं पास होता है तो तकरीबन 99% सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये किस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि जब धुआं इनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पास हो रहा होता है तो इसके अंदर काफ़ी सारी इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं जिनसे थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज का करंट पास हो रहा होता है। तो उससे वो अपने अंदर से जब बहुत हैवी करंट उन इलेक्ट्रोड से पास हो रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर मौजूद होती हैं, तो कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस होती है। तो जब धुआं निकल रहा होगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन की बीम से गुजरती हुई जाएगी। तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आगे प्लेट्स लगी होती हैं, उन प्लेट्स का काम ये होता है कि उस ग्राउंड से कनेक्टेड होती हैं। थोड़ी सी फिजिक्स है इसके अंदर, मैं हल्का सा बता देता हूँ जिससे कि सवाल को याद करने में आसानी हो जाए। ये चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो नीचे रोक लिए जाते हैं। तो जब ऊपर धुआं निकलेगा तो उसके अंदर बिल्कुल क्लीन एयर होगी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सारा का सारा रास्ते में रोक लिया जाएगा। इन शॉर्ट आपको समझना ये था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में
जहाँ पर कोयला जला के बिजली बनाई जाती है थर्मल पावर प्लांट्स में, क्योंकि वहाँ की चिमनीज़ में अच्छे खासे अमाउंट में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मौजूद होते हैं। ऐसा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज़ 2.5 माइक्रोन या उससे कम हो, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। इन चिमनीज़ के अलावा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी निकलते हैं। इसलिए अगर सवाल आपसे पूछा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज़, तब भी आपको आंसर लगाना था एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वैसे मेन एयर पॉल्यूटेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अगर सवाल आएगा तो आप आंसर लगा कर आएंगे एसपीएम, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि इधर थर्मल पावर प्लांट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है कि जब इनसे धुआं पास हो रहा होता है तो अंदर इलेक्ट्रोड्स होती हैं काफ़ी हैवी करंट वाली, उनसे कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ये इन डस्ट पार्टिकल को नेगेटिवली चार्ज बना जाता है, आगे प्लेट्स लगी होती हैं, वो इन डस्ट पार्टिकल को रोक लेती हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल क्लीन एयर लगभग एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो 99% एसपीएम को रोक लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सवाल पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस लिए डिज़ाइन किया गया है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर को रोकने के लिए। 99% पॉल्यूशन सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर के इनसे रोक लिया जाता है। किस केस में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को? थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है ना। जिन चिमनी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पॉल्यूशन निकलता है, जैसे कि आपने सुना था मथुरा ऑयल रिफाइनरी, वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जिसका येलोइंग ऑफ ताजमहल होता है, तो वहाँ पर चिमनीज पर स्क्रबर लगाए जाते हैं। इसमें होता यह है कि जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब निकलेगी तो आगे स्प्रे होता है लाइम और वाटर का, चूने के पानी का, तो उससे जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल के जाती है तो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से फिर हार्मलेस हो जाती है। हमें मैकेनिज्म पर याद नहीं करना है, हमें बस इतना याद करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पॉल्यूशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है स्क्रबर, और सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट के अंदर काफ़ी सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल से बने होते हैं, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। जहाँ से बाइक का धुआं निकलना होगा वहाँ बीच में एक कैटलिस्ट मौजूद होते हैं जो कि प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम के बने होते हैं। इनका काम ये होता है कि उस धुएं में जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होंगे उसके अंदर, ये उन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा जो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगी उसे कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होंगे उन्हें कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में, और इस तरीके से ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को हार्मलेस पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये काम किसका? कैटालिटिक कन्वर्टर का। लेकिन ये कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं करते अगर फ्यूल के अंदर लेड मौजूद हो। क्या मौजूद हो? लेड मौजूद हो। इसलिए अब इंडिया के अंदर अनलीडेड पेट्रोल ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर लीडेड पेट्रोल इस्तेमाल होगा तो फिर ये कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं कर पाते। तो फिर यहाँ से दो सवाल बनते हैं। एक तो सवाल ये बनता है कि टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। और एक जनरल सवाल पूछा गया है कि टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, आपने आंसर लगाना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे पूछा जाता है कि टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो आपको आंसर लगाना लेड। ये लेड खत्म कर देता है कैटालिटिक एक्टिविटी को इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स के, इसलिए अब अनलीडेड पेट्रोल इस्तेमाल होता है। कितनी बात समझ में आ गई? पक्का। अब दिल्ली के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, एक थोड़ी सी केस स्टडी दिल्ली की दे रखी है एनसीईआरटी में, वहाँ से हमें एक दो सवाल याद करने हैं। तो 2002 के बाद से दिल्ली के अंदर अब सीएनजी बसेज ही यूज़ की जा रही हैं। तो एंड ऑफ 2002 में ये लॉ पास हो गया कि दिल्ली में जो बस और ट्रक चलेंगे वो सीएनजी गैस वाले होंगे, क्योंकि जब सीएनजी गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जब जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है, ये काफ़ी हार्मफुल गैसेस उससे प्रोड्यूस नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये लिखी 1990 के अंदर दुनिया की 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली 4th नंबर पे था, लेकिन अभी 2 साल पहले ही अब ये दूसरे नंबर पर आ चुका है। पहले नंबर पर टोक्यो जो जापान के अंदर मौजूद है। अब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की गई, जैसे कि वहाँ पर पुराने व्हीकल अब आपने जैसे 2010 से पहले का आप वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चला सकते। इसके अलावा अनलीडेड पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, सल्फर के कंसनट्रेशन कम किया गया पेट्रोल डीजल के अंदर, और सीएनजी बसेस को अलाउ किया गया वहाँ पर।
तो एंड ऑफ 2002 वहाँ पे सीएनजी बसेस चल रही हैं। तो सीएनजी बसेस से क्या फ़ायदा होता है? सीएनजी बसेस से फ़ायदा ये है कि इसको जब ये इस्तेमाल होगा बसेस वगैरह के अंदर तो इससे काफ़ी हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज़ होंगी। इसके अलावा बस वालों को फ़ायदा होगा, थोड़ा सस्ता पड़ता है। बस एक ड्रॉबैक सीएनजी बस के साथ ये है कि उसकी पाइपलाइंस हर जगह अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई आसानी से सीएनजी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक फ़ायदा इससे ये भी है, कोई भी इस गैस को चुरा के नहीं जाता है ना, गैस के लिए तो बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए, पेट्रोल डीजल तो बोतल में भर के ले जाते हैं लोग चुरा के। तो सीएनजीज़ के बहुत फ़ायदे हैं, बस एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ये ईजिली अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसकी पाइपलाइंस हर जगह तक मौजूद नहीं है। तो हर बंदा सीएनजी बस को इस्तेमाल, सीएनजी गैस को इस्तेमाल, कंप्रेस नेचुरल गैस को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। गवर्नमेंट ने इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पर भी एनसीईआरटी में थोड़ा सा अपडेट आया है, हमें वो भी समझ लेना चाहिए कि यूरो 3 नॉर्म के हिसाब से कुछ एमिशन स्टैंडर्ड बनाए गए जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। उस यूरो 3 नॉर्म भारत स्टेज 3 नॉर्म के इक्विवेलेंट है। इसमें यह था कि जो पेट्रोल और डीजल है उसके अंदर सल्फर कंटेंट को कम किया जाए। मैं लिखकर बताता हूँ कि यूरो 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये किया गया कि पेट्रोल और डीजल में सल्फ़र के कंटेंट को कम किया गया। आपको पता है कि सल्फ़र की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो टारगेट ये किया गया कि पेट्रोल के अंदर जो सल्फ़र का कंटेंट है वो 150 पार्ट पर मिलियन तक कम किया गया और डीजल के अंदर 350 पार्ट पर मिलियन तक कम किया गया। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन भी 42% तक कम किए गए। इसके बाद अब टारगेट ये है कि पेट्रोल और डीजल का कंटेंट जो है वो 50 पार्ट पर मिलियन तक कम कर दिया जाए जिससे कि पॉल्यूशन काफ़ी कम हो जाए। ठीक है ना। अब दूसरी बात आपको समझनी ये है कि इंजन की क्वालिटी डिपेंड करती है वो कौन सी स्टेज का है। जैसे कि अब भारत स्टेज 4 का एनसीईआरटी में जिक्र है, भारत स्टेज 3 का, यानी जो पहले इंजन थे वो भारत स्टेज 2 वाले थे, फिर भारत स्टेज 3 वाला है, फिर उसका भारत स्टेज 4 वाला है। अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 4 के इंजन पर भी, उनके बेचने पर भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। मुझे फिलहाल आपको बात ये बतानी थी, एनसीईआरटी में छोटा सा टेबल दे रखा है, उसमें इन्होंने ये बताया है कि 13 मेगा सिटीज़ में, इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ ये सब आते हैं। 13 मेगा सिटीज़ में गवर्नमेंट ने अब ये रूल लागू किया है कि वहाँ पर भारत स्टेज 4 वाले ही 4 व्हीलर्स चलेंगे। कब से? सिंस अप्रैल 2010। तो अप्रैल 2010 से गवर्नमेंट ने रूल लगाया कि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, क्योंकि पॉल्यूशन यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पर भारत स्टेज 4 वाले ही 4 व्हीलर्स चल सकते हैं। अप्रैल 2010 से रूल लागू हुआ। इसके अलावा बाकी कंट्री के अंदर, रिमेनिंग कंट्री में जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं और 4 व्हीलर्स हैं, वो सब के सब भारत स्टेज 3 वाले होने चाहिए। भारत स्टेज 3 वाले होने चाहिए, मतलब सेकंड वाले रोक दिए गए। ये कब से लागू हुआ था? सिंस अक्टूबर 2010। शॉर्ट में एक बात समझ लीजिए, एनसीईआरटी में एक छोटा सा चार्ट दे रखा है, उससे सवाल बन सकता है कि एमिशन स्टैंडर्ड बनाए गए, मतलब कि किस लेवल का इंजन इस्तेमाल हो सकता है। जितना एडवांस क्वालिटी का इंजन होगा उतना ही कम पॉल्यूटेंट बाहर निकलेगा। तो 2 का जिक्र किया गया है, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 3। 2020 में अप्रैल में भारत स्टेज 4 वाले बैन हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में उसका जिक्र किया गया, हम यही याद करना है। इसमें दिए रखा है कि जो 13 मेगा सिटीज़ हैं, बड़ी पॉल्यूशन मेगा सिटीज़ में ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये रूल लगाया गया कि अप्रैल 2010 के बाद से वहाँ पर 4 व्हीलर से भारत स्टेज 4 वाले, एक इंजन की क्वालिटी बारे में बताया जा रहा है, भारत स्टेज 4 वाले ही इंजन वाली गाड़ियाँ चल सकेंगी, उससे नीचे वाले नहीं। और बाकी पूरी कंट्री में रूल लगाया गया कि वहाँ पर जितने भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हैं, अक्टूबर 2010 से भारत स्टेज 3 वाले ही चल सकते हैं, मतलब उससे नीचे वाले नहीं, उन पर बिल्कुल बैन लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। हमने शुरुआत में बात की थी कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास हुआ था 1981 में, बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ था 1987 में, उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन को भी ऐड किया गया था। लाइन आपको इस तरीके समझनी है कि बहुत तेज़ अगर आवाज़ है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉइज़। ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि नॉइज़ पॉल्यूशन कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन से स्लीपलेसनेस हो सकती है, इंक्रीज हार्ट बीट हो सकती है और अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न।
कुल मिला के नॉइज़ पॉल्यूशन से बंदे को एंग्जाइटी स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट एडमिट हैं, उन इलाकों में आपने देखा होगा अक्सर नीम अशोक के पेड़ रोड के दोनों साइड लगाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ अच्छे से साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे कहा जाता है ग्रीन मफलर स्कीम, यानी कि रोड के दोनों साइड स्पेशली स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के पास नीम अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा अंदर तक ना पहुँचे, बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, मरीजों को डिस्टर्बेंस ना हो। इसे बोला जाता है ग्रीन मफलर स्कीम, यानी कि रोड के दोनों साइड नीम अशोक के पेड़ लगाना। पुराने पेपर में कुछ साउंड की इंटेंसिटी पर सवाल आ रहे हैं, जैसे कि जो विस्परिंग ऑफ साउंड है, धीरे से जो कान में बात करते हैं, 20 से 40 डेसिबल पर होती है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट ऑफिसेज वगैरह हैं, वहाँ पर जो बातचीत होती है ऑफिस में 40 डेसिबल पर होती है, और जो हम नॉर्मली दिन में बातचीत करते हैं 40 से 60 डेसिबल पर करते हैं। और जो परमिसेबल लिमिट है जहाँ तक कि साउंड को सही माना जाता है वो 75 डेसिबल है। इससे अगर 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉइस पॉल्यूशन। और 150 डेसिबल की आवाज़ का अगर एक्सपोजर हो जाए, जो अक्सर जेट एरोप्लेन रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च होते हैं तो प्रोड्यूस होती है, तो 150 डेसिबल की आवाज़ ईयर ड्रम को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है, बंदा हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। किसी भी तेज़ तरीके की आवाज़ को नॉइस पॉल्यूशन बोला जाता है। नॉइस पॉल्यूशन से हो सकता है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा इससे हो सकते हैं स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट बीट एंड अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। कंपटीशन में सवाल पूछा गया, नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज, आपने आंसर लगाना था एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है ना। इसमें एक सवाल ऐसे बना कि ग्रीन मफलर स्कीम इज रिलेटेड विथ, तो आपने आंसर लगाना साउंड पॉल्यूशन। इसमें यह कि स्कूल और हॉस्पिटल्स के आसपास अशोक और नीम के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ साउंड की इंटेंसिटी पर सवाल पूछे गए, जैसे कि जो विस्परिंग होती है, कान में धीरे धीरे से बात करते हैं, वो 20 से 40 डेसिबल पर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है ऑफिस के बारे में, कि ऑफिस में 40 डेसिबल पर बात की जाती है। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है दिन में वो 40 से 60 डेसिबल पर नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, 40 से 60 डेसिबल पर। पुराने पेपर में 55 डेसिबल से सवाल आ चुका है। साउंड की जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, कि यहाँ तक ठीक माना जाता है, परमिसिबल लिमिट है 75 डेसिबल। 75 डेसिबल। 80 डेसिबल को अगर आवाज़ क्रॉस कर जाए देन इट इज़ कंसिडर्ड नॉइस पॉल्यूशन। अबव 80 डेसिबल माना जाता है नॉइस पॉल्यूशन। ये सब पुराने पेपर के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है कि अगर साउंड की इंटेंसिटी 150 डेसिबल है देन इट कैन डैमेज द ईयर डर्म। इससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, इट कैन डैमेज द ईयर डर्म, जिसकी वजह से बंदे को परमानेंट डेफनेस हो सकती है, वो हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। परमानेंट डेफनेस है ना। तो एक सवाल पूछा जा सकता है एनसीईआरटी पे कि कितनी साउंड की इंटेंसिटी पर परमानेंट डेफनेस हो सकती है, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, तो आपने आंसर लगाना 150 डेसिबल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक।